हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम फाइनली लास्ट पार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मैराथन पार्ट 5 को। ठीक है, तो पार्ट 5 में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मैंने कंट्रोलिंग एक चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आखिरी चैप्टर, और इसके साथ जो आपका यूनिट नंबर 5 है 21st सेंचुरी ऑफ द मैनेजमेंट क्या होता है और उसके कंटेम्प्रेरी इश्यूज चैलेंजेस क्या क्या हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लास्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं और आपके इस मैराथन की स्टडीज़ को पूरा करते हैं। सबसे पहले अब है कि कंट्रोलिंग क्या होता है। तो जब आप बात करते हो कंट्रोलिंग की, तो इसमें कंट्रोल करना इन सिंपल वर्ड नहीं है। इन द वर्ड ऑफ मैनेजमेंट, इन द डिक्शनरी ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आपने जो प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट करे थे, उन स्टैंडर्ड्स को क्या आपने अचीव करा है कि नहीं करा है। इट मीन्स जो भी आपने एक्शन करने के बाद, जो हमने लास्ट चैप्टर करा डायरेक्टिंग का, जो हमने एक्शन किए थे उसमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस अचीव करी थी, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने कंपेयर करना होता है जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे। क्या ये एक्चुअल परफॉर्मेंस उन स्टैंडर्ड सेट से ज़्यादा है या उन स्टैंडर्ड सेट से कम है। ये जब आप कंपेयर करते हो तो इस कंपेयरिंग प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का सिंपल मीनिंग आप सबको पता चल गया होगा कि कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड सेट्स फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द करेक्ट एक्शन इफ एनी। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई डेविएशन आती है, उसमें कोई करेक्ट एक्शन चाहिए, तो हम वहाँ पे उसे करेक्ट एक्शन लेकर जल्दी से ठीक करते हैं। अब ये सिंपल वर्ड तो मैंने बता दिया आपको कि कंट्रोलिंग क्या होता है। तो इसके आगे आपको फीचर्स थोड़े से अंडरस्टैंड करने हैं कि नॉर्मली सभी फंक्शंस के बीच में गोल ओरिएंटेड फंक्शन तो रहता ही है। मतलब कि कंट्रोलिंग का भी मेन पर्पस होता है, या इसमें भी यही होता है कि हमने गोल्स को अचीव करना है। क्योंकि जब तक हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे काम में कहाँ कमी है और कमी कहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो यू कैन से दैट देयर इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे बाकी सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वैसे ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जिसे हम इसलिए करते हैं कि जब हम अपने एक्शन को अच्छे से लेते हैं, हम अपनी गलतियां देखते हैं, तो इस स्टेज के बाद हम अपनी प्लानिंग को दोबारा से जब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम इसी कंट्रोलिंग की मदद से वो काम करते हैं। तो एक तरीके से दोबारा से प्रोसेस जब शुरू होती है तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग होती है, तो ये दोबारा हमें करना पड़ता है हर स्टेज पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजर इसे कॉन्टिन्यूस फंक्शनली करता रहता है। अब फीडबैक ड्राइवन, असल में ये एक फीडबैक ड्राइवर है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में जो हम करते हैं उसमें क्या नतीजा निकला है, वो हमें इस स्टेज पे आके पता चलता है कि क्या वो सही है, क्या वो पॉजिटिव है, कि क्या वो नेगेटिव है, ताकि हम उसके बेसिस पे आगे बढ़ सकें। करेक्टिव एक्शन, सॉरी करेक्टिव अकेला क्या है, मींस करेक्टिव फंक्शन है। आपने वही चेक करना होता है यहाँ पे कि आपकी जो स्टैंडर्ड सेट है और आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें पॉजिटिविटी है कि उसमें नेगेटिविटी है। अगर पॉजिटिविटी है तो ठीक है, और क्यों है ये जान लेना। अदरवाइज अगर नेगेटिविटी है तो वहाँ पे डेविएशंस जो आए हैं उनको कैसे करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के बाद कैसे एक्शन लेने हैं, वो आपने यहाँ पे देखना होता है। उसके बाद प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स को देखकर उसी समय एक्शन लेने के लिए काम आता है ये फंक्शन। मतलब जब उसी समय हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है, और कहाँ पे हमने इस चीज़ को सही करना है उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये आप आसानी से अब कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, मतलब किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना होता है कंट्रोलिंग के बीच में। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग जब भी करोगे तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें कंट्रोलिंग करनी क्यों है, हमें कंपैरिजन करना क्यों है। सेकेंडली, टाइमलाइननेस। टाइमलाइननेस का मतलब होता है कि कंट्रोलिंग इस तरीके से करनी है कि कम से कम टाइम लगे। मतलब ये नहीं है कि कंट्रोलिंग को कम से कम टाइम लगे, ये भी है कि आने वाली जब प्लानिंग है या आने वाली जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, आने वाले फंक्शंस जब हम ज़्यादा, मतलब जब हम दोबारा रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को, तो उसमें जितना अब टाइम लगा है उससे भी थोड़ा सा कम टाइम लगे, ताकि हमें जो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस है वो जल्दी से मिल सके। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। मतलब अलग से काम नहीं करना, मतलब सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है, यानी जो बाकी फंक्शंस हैं उनके साथ मिलकर काम करना, और हर जगह पर उनका ध्यान रखना कि प्लानिंग हमने गलती की है तो प्लानिंग में करी है, कि ऑर्गेनाइजिंग में करी है, कि स्टाफिंग में हमें प्रॉब्लम आई थी, कि डायरेक्टिंग में आई थी। इन सभी चीज़ों को हमने देखना है इसके कंसीडरिंग, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने असल में कहाँ पे
गलती करी थी। तो इंटीग्रेट रहकर हमने कंट्रोलिंग में काम करना है। पार्टिसिपेशन, कंट्रोलिंग का मतलब है कंपेयर करना, तो यू कैन से दैट इसमें सभी की पार्टिसिपेशन होगी तो ज़्यादा बेटर होगा सारा काम। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो इस तरीके से टाइम से अगर हम टाइमली काम कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट इफेक्टिवली काम करना है। यू कैन से दैट कि अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि हम कम से कम अपने मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें कंपेयर करने के लिए। जो भी हम मशीन्स या जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी कॉस्ट कम लगे, और टाइम तो कम लगेगा ही लेकिन कॉस्ट का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप जितना अच्छा भी काम कर रहे हो। फिर आते हैं अब प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग में, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी आप चीज़ें आसानी से मेरी बुक से पढ़ सकते हो। अब बुक से बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने किसी ने भी इससे स्टडी करनी है, मेरी बुक से स्टडी करनी है, तो आप इसे मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है या फिर बाय करने के बारे में नहीं पता चल रहा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बुक के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स फ्रीली चाहिए तो वो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इस मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे नोट्स और डिस्कशन ग्रुप के साथ डील कर लिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या होती है, या अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है मेजरमेंट क्या है या मेजरमेंट क्या है कंट्रोलिंग करने का, तो उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है कि हमने स्टैंडर्ड्स को सेट करना होता है। सेट का मतलब नहीं आप यहाँ पे कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि सेट तो हमने प्लानिंग में ही कर लिए थे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम क्वांटिटेटिव बेस में देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव में। मतलब 2 तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें किस चीज़ को कंपेयर करना है, या हमने करना तो सभी स्टैंडर्ड्स को कंपेयर है। हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करने का सोचा था वो कौन-कौन से थे। इसमें हमने एक तरीके से मैं कह लूँ कि इस्टैब्लिश असल में जो हमने सोचा है उसे इम्प्लीमेंट करा है इस स्टेज में। इट मीन्स दैट। अब आते हैं सेकंड। सेकंड क्या है? मेजरिंग द परफॉर्मेंस। अब हमने स्टैंडर्ड को सेट देखा है, मतलब देख लिए, स्टैंडर्ड्स पता कर लिए, तो उसके बाद चेक करो कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी हुई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है। जब मैंने चेक कर लिया कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस इतनी हुई है, देयर आफ्टर मैंने उसे कंपेयर करना है कि जो मैंने स्टैंडर्ड देखे थे और जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच में मैंने देखा कि क्या मैंने वो अचीव करा कि नहीं करा। अगर मैंने नहीं करा तो फोर्थ स्टेज में आता है डेविएशन को एनालिसिस करना। फोर्थ स्टेज में आता है या थर्ड स्टेज, मतलब आप जैसे मर्जी मेरी बात को बस समझ लो कि उसके बाद हमने देखना है कि अगर हमने कंपेयर नहीं करा, पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी आई है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ हमने गलती करी थी, और जहाँ पे हमें ये गलती मिल गई उससे हम अपने करेक्ट डिसीजंस को लेकर इसे सही करेंगे और बाद में उसे कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, मेजरमेंट है, जिसके थ्रू हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हो अगर आपने लेनी है, कि कोई भी एक्स वाई जेड एक कंपनी है, उसने अपनी मतलब उसने कंट्रोलिंग प्रोसेस को करना है, तो सिंपली वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड्स को सेट देखेंगे कि हमने देखा था कि अ, हमने अगर आप कह लो कि पूरे साल में हमने सोचा था कि हम 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे, तो 1 लाख यूनिट्स जो हमने सोचा था उसको बाद में हमने चेक करा कि कितने यूनिट्स हमने बनाए, हमने देखा कि 90,000 यूनिट्स हमने बनाए। उसको हमने तीसरे स्टेप पे कंपेयर करा तो हमें पता चला कि हम 10,000 यूनिट्स नहीं बना पाए। अब ये कमी आई थी 10,000 यूनिट्स की, तो उनकी जो मेहनत थी, इनकी एक मैनेजर ले लो, मिसेस अमीशा, उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि अ, ये क्यों आई डेविएशन। तो जब उस उन्होंने चेक किया, मैनेजर ने चेक किया ये चीज़ें कि ये डेविएशन इस वजह से आई है, तो उस केस में क्या होगा, वो एक करेक्ट एक्शन ले लेंगे कि ये देखकर कि किस स्टेज पे हमारी ये गलती हुई थी, हम कहाँ पे इसे सही कर सकते हैं और कहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसे अच्छे तरीके से कर लेना है, इफेक्टिवली कर लेना है, यही एक तरीका है इसको करने का। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ज़रूरतें वैसे तो मैं बहुत सारे फंक्शंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार देख लेना। वैसे मुझे दोबारा आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी ऐसी सेम इम्पॉर्टेंस हैं जो हमने पिछले सभी फंक्शंस में ऑटोमेटिकली बात करूँ तो सेम मिलती जाएंगी आपको और कवर करी हुई हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट अब नहीं करूँगा। चलिए,
अब उसके बाद हम एक टॉपिक है जो आ जाता है कई बार एग्जाम्स में 5 मार्क्स में कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलिंग करते टाइम हमें कौन सी चीज़ों के लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले कॉस्ट। कंट्रोलिंग के लिए जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड सेट के साथ कंपेयर करना होता है तो एक प्रॉब्लम होती है कि ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेयरेबल नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हो तो हमें उसकी मेज़रमेंट के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कुछ नए मेथड्स लेने हैं, कुछ चीज़ें लेकर आनी हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें कॉस्ट बेयरेबल लगती है उनके लिए जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बल्कि जो स्मॉलर हैं उनके लिए ये चीज़ें सफिशेंट नहीं है। तो उनकी जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वो कंपेयर नहीं कर पाते और उनका लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ जी। तो अब उसके बाद रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मतलब होता है कई बार क्या होता है कंट्रोलिंग की वजह से जो मतलब कंट्रोलिंग के जब हम मेज़रमेंट यूज़ करते हैं ना तो उन मेज़र्स की वजह से ना कई बार कुछ एम्प्लॉइज़ को अच्छा फ़ील नहीं होता। तो उसकी वजह से जब उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती तो वो रेसिस्ट करते हैं उस काम को करने के लिए। वो कहते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, या फिर वो अपनी जॉब को छोड़कर जा सकते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं कंट्रोलिंग से टर्नओवर भी हो सकती है, लेबर टर्नओवर भी हो सकती है, या फिर रेसिस्टेंस भी हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो ये इनफ्लेक्सिबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ एनवायरनमेंट ऐसे चेंज हो जाते हैं जब हमने सोचा होता है कि 1 लाख यूनिट्स हमने बनाने थे लेकिन हम 90,000 ही बना पाए। कई बार कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा होता है जो इनफ्लेक्सिबल होती हैं, जिनको हम चेंजेस नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट को अडैप्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? यू नो वेरी वेल कि जब हम कंपेयर करते हैं तो आसानी से हर चीज़ को कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग वो पैटर्न ज़रूर जाएगा। कोई भी मेजर यूज़ कर रहे हो तो उसने अपना टाइम लेना है, कोई भी प्रोसेस ले रहे हो तो उसने अपना टाइम तो लेना ही है। उसमें आप एज अ ह्यूमन कोई पार्ट यूज़ अपना नहीं कर, मतलब अपना कंज्यूम नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको देखना ही पड़ेगा कि कितना टाइम ले रहा है वो चीज़। मतलब मिनिमम टाइम आप अपनी तरफ से रिड्यूस जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ जो मेन प्रोसेस वर्क है वहाँ पे टाइम आपको उतना ही लेना पड़ेगा जितना उसका है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा है, स्मॉलर के लिए स्पेशली। तो स्मॉलर तो बियर ही नहीं कर सकते, अगर लार्जर के लिए भी बात करें तो उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग ये बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो जिसकी वजह से थोड़ी-सी चीज़ें आपको ध्यान में इस चीज़ों की ओर देखना पड़ जाता है। अब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यू कैन से कि इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छी नहीं मिल पाती, इनकम्प्लीट रहती है। इनकम्प्लीट मतलब हमने कंपेयर तो कर लिया, लेकिन कई बार कंट्रोलिंग मेजर हमें ये नहीं बताता कि ये 10,000 यूनिट्स कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे थे। क्या हमने प्लानिंग में गलती की थी, कि क्या हमने डायरेक्टिंग अच्छे से नहीं की है, क्या हमने ऑर्गेनाइजिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में कोई प्रॉब्लम आई थी। इस चीज़ों में हमें ये पता नहीं चल जाता कि किस फंक्शन में ये प्रॉब्लम आई थी। दैट इज़ कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हमें खुद ढूंढना पड़ जाता है कि हमने कहाँ गलती की हो सकती है, और इन वजह से हमारा कुछ टाइम भी वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये था कुछ आपका मेनली लिमिटेशंस जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है एज डूइंग द कंट्रोलिंग। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया कंट्रोलिंग का। अब हम जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम फोकस करते हैं 21st मैनेजमेंट सेंचुरी में। मतलब 21st मैनेजमेंट सेंचुरी क्या है, मतलब 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट क्या फेस कर रहा है, कैसा मैनेजमेंट है, क्या इसमें चीज़ें हैं, उन सब के बारे में। तो जब भी हम 21st सेंचुरी के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम फर्स्टली ये देखेंगे कि मैनेजमेंट का जो 21st सेंचुरी में रोल है वो ज़्यादा फोकस करता है टेक्नोलॉजी पर, ग्लोबलाइजेशन पर, सोशल वैल्यूज़ पर और पॉजिटिव ग्राउंड्स पर जो उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये उनका मेन फोकस रहता है 21st सेंचुरी में कि वो एक नई अप्रोच के साथ अडेप्टिव, फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिबल बने। किस चीज़ के लिए? जो भी इन्वायरमेंट चेंजेस हो रही हैं उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को चेंजेस लेकर आएँ, उनके साथ साथ ग्लोबलाइज्ड हो जाएं, उनके साथ साथ अपने आप को डिजिटलाइज कर लें। इन सभी चीज़ों पे वो उनका ये फोकस रह रहा है इन 21st सेंचुरी मैनेजमेंट। ठीक है। अब हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर यही आता है कि सर कंटेम्पररी इश्यूज कौन से हो सकते हैं, या फिर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं एक मैनेजमेंट के लिए 21st सेंचुरी में, या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट के पर्पस को रीशेपिंग या रीडिज़ाइनिंग करने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन,
क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट ग्लोबलाइज हो चुकी है, तो वहाँ पे आपके मैनेजमेंट को भी ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। वहाँ पे उसे भी अपने कल्चर, सोशल या पॉलिटिकल डिफरेंसेस को फेस करते हुए आगे इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन 21st सेंचुरी, अगर उसको एग्जिस्ट करना है इस स्टेज में तो। सेकेंड वन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। आपको मैंने अभी बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा नई नई आ चुकी हैं टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत ज़्यादा अनदर चैलेंजेस फेसेस हो रहे हैं। उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये भी एक फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम। ठीक है। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपने देखा होगा जेंडर, आजकल वैसे डाइवर्सिटी वैसे काफ़ी कम हो रही है, इसमें डिफरेंसेस काफ़ी कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जेंडर इश्यूज, एज इश्यूज, कल्चरल बैकग्राउंड के साथ डील करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि आजकल आने वाले टाइम पीरियड में मेन से ज़्यादा वुमेन फैसिलिटी ज़्यादा, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा स्टैंड कर रही हैं, जिनकी वजह से जो मेन स्टेज है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में डाइवर्सिटी के साथ डील कर रही हैं। तो इन केसेस में आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट को ये फेस भी करना पड़ेगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सभी डाइवर्सिटी के साथ डील करना पड़ेगा। मोर डाइवर्स इन द टर्म ऑफ जेंडर, एज आपको रहना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न, जब जब आप आगे बढ़ोगे तो ये तो है नहीं कि इन्वायरमेंट के साथ डील नहीं करना। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके आसपास की फैसिलिटीज़ है, अगर आप अपने बिजनेस को कहीं और कंट्री में लेकर जाते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपको हर जगह की एक्टिविटी से अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का फोकस करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे किस लीगली आपको अपने बिजनेस को संभालना है, कहाँ पे किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ सकती है, जैसे कि कोविड-19 की वजह से, कुछ पैंडेमिक की वजह से 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली थी। तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल आउट करना है वो भी एक कंटेम्प्रेरी इशू बन के आया है मैनेजमेंट के सामने, कि एक उस समय आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे मेंटेन रख सकते थे आने वाले टाइम, मतलब देखो वो जो सिचुएशन आई वो गई, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ऐसी सेम सिचुएशन आ सकती है। तो 21st सेंचुरी के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी एक सिचुएशन खड़ी हो गई है कि अगर उनके सामने एक इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी पैदा हो जाए तो उनको कैसे हैंडल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक डर है जो उनके आगे एक एज अ इशू बन के क्रिएट हो रहा है। कस्टमर प्रेफरेंसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे कुछ नए जनरेशन के बेसिस पे कुछ नए कह लो कि कस्टमर प्रेफरेंसेस निकल के आएंगे जिनको आपने फोकस करना है। और मैनेजमेंट का भी ये रहता है कि इस चीज़ को भी उनको फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम पीरियड में, कि कैसे वो अपने कस्टमर को और ज़्यादा सेटिस्फाई करें, उनकी प्रेफरेंसेस को देखें और उनकी प्रेफरेंसेस के साथ उनको पूरा करें, उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करें। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो द मेन मेथड, कि आजकल अगर मैनेजमेंट को ग्रो करना है तो उसको अपनी सिक्योरिटी के साथ भी डील करना पड़ेगा, उसको अपने एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, साइबर अटैक से बचना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी को और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना ज़रूरी पड़ जाता है। तो ये आपका कुछ साइबर इश्यूज, ओ सॉरी, आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें देखने पड़ते हैं आज के इस 21st सेंचुरी में, जो आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ऐसे परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स भी आ चुके हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ 21st सेंचुरी। उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले जब भी आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हो, आपके पुराने मेथड है रैंक इवैल्यूएशन हो गया या फिर जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, वो बात अलग है कि वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल को मॉडर्न करना बहुत ज़रूरी है। उनको जो टाइम लगता है उन चीज़ों को करने में, उसको कम करने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शॉर्ट टर्म गोल्स को देखते हुए जल्दी से अपनी चीज़ों को इवेलुएट करके टाइमली आगे बढ़ते रहें। ठीक है। गोल अलाइनमेंट मतलब होता है कि ज़्यादातर एम्प्लॉय का फोकस लेकर आना एक कंपनी के गोल के ऊपर, कि ज़्यादातर जितने भी मैनेजमेंट हैं उनका ये फोकस रहना चाहिए कि अपने एम्प्लॉय को ये अंडरस्टैंड करवाना कि कंपनी का गोल क्या है, और कंपनी के गोल की अगर अचीवमेंट करोगे तो अपने गोल्स की अचीवमेंट आसानी से हासिल कर पाओगे। ठीक है। रिकॉग्निशन एंड फीडबैक,
आज के 21st सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करें, एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो रेगुलर फीडबैक मैनेजमेंट को दे, और मैनेजमेंट का भी ये एक्सपेक्ट रहेगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा फीडबैक के साथ बने रहें। क्योंकि जैसे जैसे हम दोनों आपस में, मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट आपस में मिलकर काम करेंगे और फीडबैक्स एक दूसरे को मिलती रहेंगी, और वो आगे जल्दी से ग्रो करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को जल्दी इंप्रूव करेंगे। क्लियर? ऐसे ही नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को आगे और जैसे आप बात कर रहे हो, पिछले नॉन मॉनेटरी जितने भी आपने पढ़े, जॉब सिक्योरिटी वगैरह, वो अच्छे तो हैं, पर वो कहते हैं कि इसमें कुछ नया होना चाहिए, इसमें कुछ और अच्छे अरेंजमेंट्स लेकर आओ, इसमें नई और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करो, ताकि जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको एक नए उत्साह के साथ अपने बिजनेस में एंटर करने के लिए कहा जाए, और वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आगे बढ़ते रहें। ये चीज़ें इसमें करी गई हैं। ठीक है, बाकी आप 2-3 चीज़ें हैं और अच्छे से मेरे नोट्स में पढ़ सकते हो, बाकी वो चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। मेनली मेरा फोकस है कि आपको ये समझाना कि 21st सेंचुरी में कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगला एक टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन। ये एक एडवांसमेंट है 21st सेंचुरी के अंदर, जिसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है एक मैनेजमेंट को, कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का जो कंसेप्ट है वो इसमें बढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक मैनेजमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का रोल बहुत ज़्यादा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा मतलब बिजनेस है जहाँ पे रिस्क के साथ डील करा जाता है, कि आने वाले किसी भी रिस्क के साथ हमने अच्छे से डील करना है। एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट को इस ऐसे तरीके से लेकर जाना है कि रिस्क को वो हमेशा लेने के लिए तैयार रहें, हमेशा विलिंग रहें, और नए आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट बिजनेस में करें। तो ये है एक नया बिजनेस वो जो अपने बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए उनका मेन फोकस रहता है कि हर एक मैनेजमेंट के अंदर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली इनोवेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए। इनोवेटिव मींस ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बनाया, उसको ही आगे चलाना कैसे है ये देखते रहो। ठीक है, चलाओ उसे, लेकिन साथ में अपनी प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से इनोवेट भी करो कि आने वाले किसी भी टाइम पीरियड में आपको ये लगे ना कि हमें पीछे रहना पड़ रहा है, हम लोगों के साथ नहीं चल रहे, या हम अपने कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को नहीं देख पा रहे। जैसे जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बदल रही हैं, वैसे वैसे आपको प्रोडक्ट को भी इनोवेट करना पड़ेगा। और स्पेशली इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को दूर, मतलब कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है उसको जीतने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ ओपन इनोवेशन या डिजिटल इनोवेशन भी आजकल आपको करनी पड़ेंगी। ओपन इनोवेशन का मतलब है कि अपने कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करके उनको पता, मतलब उनकी प्रेफरेंसेस को जानना, मतलब एक्सटर्नल पार्टीज यानी सप्लायर, कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस तरीके से डील करना कि हमें पता चल सके कि आजकल नए प्रोडक्ट किस बेसिस पे बनाने हैं, कौन से नए प्रोडक्ट निकल के आ सकते हैं, किससे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, किससे कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं। दैट इज़ कंसिडर्ड एज ओपन इनोवेशन। और डिजिटल इनोवेशन का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील कर रहे हो, उसको कैसे इनोवेटिव करने के लिए आगे बढ़ा रहे हो, डिजिटलाइजेशन अपने बिजनेस को कैसे कर रहे हो, सर्विसेज आप डिजिटली कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब आगे एक प्रोडक्ट होता था, उसकी पिक्चर दिखाई जाती थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम वीडियो अपलोड करके अपने बिजनेस में क्या चीज़ें हैं उसको दिखाकर कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो यू कैन से दैट डिजिटली इनोवेट किया जा रहा है अपने मैनेजमेंट को। तो ये एक फोकस होता है 21st मैनेजमेंट सेंचुरी के अंदर, कि मैनेजमेंट को ये सब चीज़ों में आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो जैसे जैसे अब बिजनेस या मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें भी मिलती है, डेमोक्रेसी और सोशियोक्रेसी के ऊपर भी ध्यान देना है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सभी के साथ मिलजुल कर काम करना, सभी को पावर देना, लेकिन सोशियोक्रेसी भी तो यही होता है सर। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है मैं वो बता देता हूँ। कि डेमोक्रेसी है कि हमने सभी के सुझाव लिए और उनके डिसीजन के देखते हुए हमने एक मेन डिसीजन लिया। मतलब मैंने ए बी सी डी ई सभी को साथ में लिया हुआ है और सभी के डिसीजंस को लिया, और उन डिसीजंस को सुनकर मैंने अपना मेन डिसीजन लिया। ये तो है एक डेमोक्रेसी। सिमिलरली सोशियोक्रेसी भी ऐसी ही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम
एक टीम बना देते हैं और उस टीम में एक रिप्रेजेंटेटिव रख देते हैं जो डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा है। वो अपनी पूरी टीम का डिसीजन जो होगा वो मुझे बताएगा और वो टीम रिप्रेजेंटेटिव मिलकर मेरी डिसीजन लेने में मदद करेंगे। यानी सभी के साथ नहीं काम कर रहा मैं, उन सभी को मैंने टीम में बांटकर उन टीम में से जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ मिलकर अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि उन टीम के प्रेफरेंसेस को भी पता कर सकूँ और टीम के रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसकी क्या सोच है वो भी देख सकूँ। ये होता है सोशियोक्रेसी के साथ डील करना। डिसीजन मेकिंग पावर को आप कैसे यूज़ कर रहे हो ये इसमें लिखा गया है, नथिंग एल्स, और कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी क्वेश्चन है 5 नंबर का, एक आप पढ़ सकते हो और इसमें ज़्यादा ये आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो आई होप दोस्तों इतना आपको क्लियर हुआ। लेकिन अब एक लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सबल्टन मैनेजमेंट आइडिया क्या था जो उसे इंडिया से मिला था, मतलब जो इंडिया, मतलब एक सबल्टन मैनेजमेंट है जो इंडिया से ग्रो अप हुआ था। और ये जो मैनेजमेंट है वो क्या कहता है कि एक मैनेजमेंट अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे मेन प्रिंसिपल्स हों सोशल जस्टिस, इक्वालिटी बनाना, इंक्लूसिविटी क्रिएट करना, और जिसका मेन फोकस हो कि लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ इस तरीके से घुल मिल जाना कि उनको ऐसा लगे कि मैनेजमेंट और कस्टमर एक ही हैं, वो सभी एक दूसरे के ट्रस्ट बिल्ड के साथ काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन, अलाइनमेंट और अकाउंटेबिलिटी की ओर फोकस करें। तो मैनेजमेंट का ये फोकस रहेगा कि कस्टमर के साथ इस तरीके से सोशल जस्टिस बनाएं, एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रस्ट के साथ डील करें, इक्वालिटी सभी एम्प्लॉयज़ में रखें, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को पूरा करें, जो हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन उसके थोड़े से पॉइंट बस इसमें हैं जिसमें मेन फोकस करना है सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी। ये 3 फोकस इसमें मेनली करे गए थे। ठीक है, अब इन तीनों के बेसिस पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि सबल्टन मैनेजमेंट क्या था। गांधीयन, मतलब इसमें कुछ एग्जांपल थे कि जो गांधीयन मैनेजमेंट था जिसमें नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को बनाया गया था, ट्रुथ, सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस किया गया था। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है सबल्टन मैनेजमेंट का जो एथिकल लीडरशिप को क्रिएट करता था। अमूल मॉडल जो आज के टाइम में है वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव बिजनेस के अंदर। वो जो कर रहा है, एक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अंदर उसने अपने आप को डेवलप किया और ये दिखाया कि स्मॉल डेयरी फार्मर्स हो गए या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आगे नहीं जा सकता। तो अमूल एक ऐसा ब्रांड बन चुका है एक बिजनेस के अंदर जो आजकल सभी के बेसिस पे आप कह सकते हो सभी को पता है, सभी को पता है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि उसने अपनी सोशल जस्टिस को इस तरीके से क्रिएट करा, ट्रस्ट सभी के साथ बनाया और अपनी इंक्लूसिविटी सभी के साथ डील करी और स्मॉल फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस, मतलब स्मॉल स्केल डायरी फार्मर्स को ज़्यादा मदद करी। इस केस में यू कैन से दैट कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सबल्टन मैनेजमेंट। ठीक है जी, बाकी आप एग्जांपल अपने आप देख सकते हो मेरी बुक्स के अंदर, मेरे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे ये चीज़ें। आई होप आपको ये अब सफिशेंटली समझ आ गया होगा कि आपका 21st सेंचुरी मैनेजमेंट क्या है और इसमें किस चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। इसमें अगर कोई टॉपिक रह भी जाएगा तो ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आपको इतना करने में ही बहुत ज़्यादा आसानी से आप पास होने वाले हो। सफिशेंटली आपको सारी चीज़ें लिखने के लिए मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली आपकी ये पूरी वीडियो और 5 मैराथन जो 5 पार्ट्स में मैंने बताए आपको इस पूरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट को कवर करने के लिए वो समझ आ गए होंगे। और अगर आपको समझ आ गए हैं, कोई टॉपिक नहीं रह गया है, अगर रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा, जल्दी से डाल दूंगा वीडियो। अदरवाइज़ अब आपके कल से अगर एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ऑल एग्ज़ाम्स जो आपके अगर इंटरनल हैं या कोई भी हैं, तो उस चीज़ को अच्छे से करना, अच्छे से एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करना और इन चीज़ों के थ्रू आप आसानी से लिख सकते हो। अच्छे से पढ़ कर जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख जाना, इस बुक में से, नोट्स में से आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी क्या लिखना है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।